अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने 9.4 स्टार्ट करनी है। 9.4 स्टार्ट करने से पहले हमें दो चार फार्मूलाज हैं और कुछ चीज़ें हमने वो देखनी है। उसके बाद हम 9.4 के एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इजी एक्सरसाइज है, फार्मूलाज जिससे याद होंगे उससे एक्सरसाइज हो जाएगी। आपके पास जो शेप्स हैं, पॉलीगॉन्स होती हैं। पॉलीगॉन्स क्या होती हैं आपको बताया था 9.1 जब स्टार्ट करने लगे थे, चैप्टर 9 स्टार्ट करने लगे थे, पॉलीगॉन बताया था। थ्री और मोर देन थ्री साइड से मिलके जो शेप बनती है उसे पॉलीगॉन कहते हैं। यही थी ना डेफिनेशन, तीन या तीन से ज्यादा साइड्स को मिला के जो शेप बनती है उसे कहते हैं पॉलीगॉन्स। उसे क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स। तो अब जो डिफरेंट पॉलीगॉन्स हैं उनके डिफरेंट एंगल्स होते हैं। डिफरेंट पॉलीगॉन्स के डिफरेंट एंगल्स होते हैं। जिस तरह एक ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, उनके चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है ना? इस तरह डिफरेंट साइड्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, उनका एंगल्स डिफरेंट होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी किस शेप का कितना एंगल है? ठीक है ना? तो ये हम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है ना? इंटीरियर एंगल। क्या? कौन से एंगल? इंटीरियर एंगल। फार्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल। किसी भी शेप के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने के लिए आपके पास सिंपल सा फार्मूला है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। जिस तरह आपके पास ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? तीन साइड्स होती है ना। थ्री में टू माइनस किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 180 करें तो ये 180 डिग्री आता है ना। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, यही पड़ा हुआ है ना। तो देखो 180 आ गया, ये फार्मूला है। देखो 3 में से 2 लेस किया, 1 मल्टीप्लाई 180 करें तो 180। ये आपके पास फार्मूला है, याद कर रखना है आप लोगों ने। अब उसने हमें ना साइड एंगल्स दे दिए हैं, ठीक है ना? यहाँ उसने हमें बता दिया कि एक शेप है, तो हमने बताना है कि उसमें कितने एंगल्स बनते हैं, ठीक है ना? उसका ईच एंगल कितने डिग्री का है, ईच एंगल कितने डिग्री का है। तो उसके लिए नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, कितने एंगल बनेंगे, नंबर ऑफ एंगल्स कितने बनेंगे। जिस तरह ये देखो, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय n। हर एंगल कितने डिग्री का होगा? हर एंगल कितने डिग्री का होगा? हर एंगल कितने डिग्री का होगा? जिस तरह ये देखें, हर एंगल कितने डिग्री का होगा, ये हमने देखना है। अब आपके पास देखिए ट्राइंगल की ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप करें 3-2 करें, 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 180 करें, 180। ट्राइंगल में तीन साइड होती है ना, तीन एंगल होते हैं। 3 पे नंबर ऑफ साइड 3 होती हैं, 3 पे डिवाइड किया तो 60 डिग्री। ठीक है? ये आपके पास कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल की डिफरेंट शेप्स होती हैं, यानी कि आपके पास ये तीन एंगल्स बन जाते हैं, यानी 60 डिग्री के तीन एंगल एक जैसे। अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल है? इक्विलेटर ट्राइंगल है। कौन सी है? इक्विलेटर ट्राइंगल है। अब इसी तरह आपके पास ये समझ आ गई है, ये इंटीरियर एंगल हो गए। कौन से हो गए? इंटीरियर एंगल। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें फर्दर क्लियर हो जाएगा इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है? पहले साथ क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्दर क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागोन? उसने लिखा हुआ 10 साइडेड पॉलीगॉन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागोन 10 साइडेड, यानी कि एन आपके पास क्या है? 10। एन के आपके पास 10। तो आपने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ सम फाइंड करना है ना। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या है? वो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये फार्मूला आपके पास सम के लिए। सम सम ऑफ एंगल आपके लिए सम ऑफ एंगल का फार्मूला n-2। एन आपके पास क्या है? 10-2 इंटू 180 डिग्री। बताएं क्या वैल्यू आ गई है? 8 मल्टीप्लाई बाय 180,
1 0 डिग्री। ये आपके पास सम आपके पास 10 साइडेड फिगर हो तो उसका पॉलीगॉन, और 10 साइड जिसकी ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 10 साइड हो तो उसके तमाम एंगल का सम कितना होगा? 180। कितना होगा? समझ आई या नहीं आई? चलें ये देखिएगा, दूसरे वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसका दूसरे वाले क्वेश्चन में इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द मेजर ऑफ एच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन कौन सी शेप होती है? कितनी साइड्स होती हैं हेक्सागोन की? है 6 साइड। हेक्सागोन ऐसी शेप होती है जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। तो क्या फाइंड करना है आपने इसमें? एन आपके पास क्या है? 6 है। एन आपके पास क्या है? 6 है। एच एंगल फाइंड करना है, यानी कि हर एंगल कितने डिग्री का है, तो वो सेकंड वाला फार्मूला लगेगा, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है? एन -2 इंटू 180 डिवाइड बाय एन। देखिएगा एन आपके पास क्या है? 6 -2 इंटू 180 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 6। बताएं क्या वैल्यू आ गई? है 120 डिग्री। हेक्सागोन के हर साइड का जो एंगल है ना वो कितना बनेगा? 120। समझ आ गई है? क्लियर है? किसी को मसला है इसमें? चलें ये एग्जांपल से हमने समझ लिया है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए हमारे पास। ये दोनों एग्जांपल है, ये फार्मूलाज भी। अब एक्सटीरियर, अब क्या फाइंड करना है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का आपको बताता हूँ। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? बाहर वाले एंगल। अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे अपने इंटीरियर एंगल ही पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इंटीरियर एंगल, यानी कि जो किसी भी शेप के अंदरूनी एंगल होते हैं, जो उसके अंदर शेप के, जिस तरह ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? 3 होते हैं। उन तीनों का सम 180 होता है। 4 साइड्स वाली शेप का एंगल कितने होते हैं? 360। ठीक है, जिस तरह आपके पास ये 10 साइड शेप है उसके तमाम इंटीरियर एंगल का सम कितना है? 1440। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 4, ये करें 6 से तो कितने बन जाते थे इसके एंगल? बताएं ना, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, 720 डिग्री। कितने डिग्री बन जाएगा? 720, यानी कि 6 साइड्स वाली जो शेप होगी उसके तमाम इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 720। अब इसी तरह एक्सटीरियर एंगल होते हैं, बाहर वाले एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? तो इसमें ना आपके पास जितनी मर्जी शेप हो, जितनी मर्जी साइड्स हो, शेप की जितनी मर्जी साइड्स हो, उनके तमाम एंगल का सम 360 ही होगा। चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, चाहे वो हेक्सागोन है, चाहे वो हेप्टागोन है, हेक्सागोन है। ठीक है, कोई भी शेप होगी उसके तमाम एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। ये याद रखना है, ये एमसीक्यू आ सकता है। किसी भी शेप के तमाम एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360। इंटीरियर एंगल का सम डिफरेंट हो सकता है पर एक्सटीरियर एंगल का सम सेम होगा। और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला के कितने डिग्री का होगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, ये फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है 360 डिवाइड बाय एन। जितनी साइड्स होंगी, जिस तरह आपके पास ट्राइंगल है 3 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास स्क्वायर है 4 पे डिवाइड कर देंगे, डेकागोन है ठीक है 10 पे डिवाइड कर देंगे, हेक्सागोन है तो 6 पे डिवाइड कर देंगे। समझ आ गई है? डायगोनल्स क्या होते हैं? ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं व्हाट इज एच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन कौन सी शेप होती है? 5 साइड्स होती है ना। इसका देखें, इजी है यार, ये देखेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट। पेंटागन एन इक्वल टू आपके पास से 5 है, एन इक्वल टू क्या है? 5 है। तो एक्सटीरियर एंगल, एच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो 360 डिवाइड बाय एन, यही फार्मूला ना।
360 डिवाइड बाय 5 करें, क्या वैल्यू आ गई है बता दें यार। 72 डिग्री। एच एंगल कितने डिग्री का होगा? 72 डिग्री। फिर इसका ये देखिएगा, फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाला पार्ट कह रहा है इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री, हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव, यानी कि इसमें आपने साइड्स फाइंड करने हैं। सम उसके ने बताया क्या हुआ है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसका फोर्थ वाला पार्ट है, उसने कहा है सम ऑफ, इक्वल टू क्या है 1260 ठीक है। आपने फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि n फाइंड करना है आपने। क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। तो कौन सा वाला फार्मूला लगेगा? सम वाला, वो पहले वाला फार्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला आपके पास है सम इक्वल टू है n माइनस 2 इंटू 360 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 360 डिग्री, ओह 180 डिग्री है। अच्छा, सम का फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो अब आपके पास सम किसके इक्वल है? 1260 डिग्री इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। आपने क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई और इधर आके करेंगे डिवाइड, क्या वैल्यू आ गई है? 7 आ गया। n माइनस 2 है, तो आपने n फाइंड करना है, ये माइनस और इधर आके प्लस 2 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 9। यानी कि ये कौन सी फिगर है? 7 साइड फिगर है। कौन सी फिगर है? जिसके 7 साइड्स होंगी। ऐसी डायग्राम फिगर है जिसके पॉलीगॉन है जिसके 9 साइड्स होंगी, उसका सम क्या होगा? 1260। ऐसे पॉलीगॉन जिसके 9 साइड होंगी उसका सम क्या होगा? समझ आ गई है? फिर आपके पास डायगोनल्स क्या होते हैं? किसी भी डायग्राम के ना डायगोनल्स फाइंड करने का सिंपल फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2। डायगोनल्स क्या होते हैं? जिस तरह आपके पास एक स्क्वायर शेप है, आपके पास एक स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर है, ठीक है। इसका ये वाला एरिया, यानी कि ये जो आप मैंने बताया था पहले, ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, दोनों कॉर्नर्स को मिला देते हैं, ये डायगोनल बन गया, ठीक है। ये इसका डायगोनल है, ये देखें, ये इसका, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, यानी कि ये फर्ज किया ए बी सी डी है ना, तो एक डायगोनल है ए डी और एक बी सी, ये दो डायगोनल्स हैं। क्लियर है? तो सिमेट्री होता है किसी भी, सिमेट्री क्या होता है वैसे बताओ मुझे? सिमेट्री आपने अक्सर सुना भी होगा, बोलते भी हैं, ये इसमें ये फलां काम है, कोई सिमेट्री नहीं है, कोई रबत नहीं है, देखते हैं ना, या इसमें सिमेट्री है, इसमें कोई खास रबत है, एक तरतीब है, एक खास तरतीब है, एक खास सिमेट्री है, खास पैटर्न है, एक खास पैटर्न है, ठीक है ना। तो किसी भी खास पैटर्न, यानी कि जो भी एक एंड साइडेड है, ये दिखाएं, डेफिनेशन पढ़ते हैं यहां से बुक से, पेज नंबर आप आए 178 के बिल्कुल स्टार्ट पे, डायगोनल्स आपको बता दिया है। उसके बाद सिमेट्री, आर रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगॉन, यानी कि ऐसी पॉलीगॉन जिसकी एंड साइडेड है, हमें नहीं पता कितनी साइड है, 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड है, 7 साइड है, एंड साइडेड है, नंबर ऑफ साइड्स नहीं बताई उसने, एंड साइडेड है। उसमें दो तरह की सिमेट्री हो सकती है, हैज रैशनल सिमेट्री एंड रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, ठीक है। कौन सी कितनी सिमेट्री हो सकती हैं? दो, रैशनल सिमेट्री एंड
रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बोथ ऑफ ऑर्डर एन। अ रेगुलर हेक्सागोन हैज, जिस तरह एक रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन यानी कि जिसकी 6 साइड्स हैं, इसकी 6 साइड, ये आपने अभी किया ये वाला क्वेश्चन, इसकी 6 साइड्स है, इस तरह बनी होती हैं तकरीबन ये, ठीक है। तो अब इसमें कितनी लाइंस है ये देखिए, उसने क्या हुआ है, A regular hexagon has 6 lines of symmetry, 6 लाइंस की सिमेट्री है इसमें, 1 2 3 4 5 6। Has the rational symmetry of order 6, इसका ऑर्डर क्या होगा 6। A regular n-sided polygon can be rotated by 360 degree by n and will look the same। समझ आ गई या नहीं आई? अब नेक्स्ट है, उसने कहा हुआ है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तमाम एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, कितना होता है, और एक्सटीरियर एंगल, ओए तमाम एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। और बंदर्स ट्राइंगल कह रहा हूं, ट्राइंगल के तमाम एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल का होता है 360 डिग्री। ये देखें, उससे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, कोई भी ट्राइंगल हो। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपके पास ईच एंगल 60 डिग्री का होगा, ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सॉल्व किया। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसके तमाम साइड्स बराबर हों, ठीक है ना, इससे मुसावी अजला कहते हैं उर्दू में, ठीक है। अच्छा, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ इज 60 डिग्री, इट हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइंस हैं, 3, इसके 3 लाइंस है ना, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। रैशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 इन आइसोस्केल ट्राइंगल 2 साइड्स। अब आइसोस्केल ट्राइंगल होती है ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स बराबर हो, तीसरी डिफरेंट हो, मुसावी और साइकाइंस मुसल्लस कहते हैं इसे उर्दू में, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 sides are equal and the angle opposite to the equal sides are also equal, it has one line of symmetry, one line symmetry होगी, उसमें क्या होगी, one line symmetry होगी। क्लियर है, तो समझ आ गई है। अब इसी तरह आपको बताया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, बाहर वाले सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। The measure of an exterior angle is in a triangle is equal to sum of measure of 2 opposite interior angle। 2 opposite interior angle का सम आपके पास एक्सटीरियर एंगल का सम के इक्वल होगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये देखो, जिस तरह उसने एग्जांपल दी है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें आपके पास एंगल एक्स वाई एंड जी है। ये एक्सटीरियर एंगल हमने ये देखो एक्सटेंड किया ना, ये रेड लाइन ये एक्सटेंड किया है, यहाँ पे एक एंगल W बन रहा है। इस W एंगल के अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, X एंड Y है। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों जो अपोजिट एंगल हैं, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। फर्ज किया अगर ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो 60 + 60 ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री, क्या हो जाएगा। अगर ये 50 है, ये 50 है, 50 100 डिग्री, यानी कि इन दोनों का सम, ये देखें x + y = W। क्लियर है, चलें जी। ये देखिएगा जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सी डायग्राम होती है, कौन सी फिगर होती है, पैरेललोग्राम ऐसी फिगर होती है जिसमें आमने सामने वाली साइड्स सेम होती हैं। रेक्टेंगुलर में और पैरेललोग्राम में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, वो आप देखिएगा, क्लियर कीजिएगा। रेक्टेंगुलर होती है उसमें भी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगुलर में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगुलर में चारों एंगल कितने के होते हैं, और इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बनाई है, ये कौन सी एक बनाई है डायग्राम आपके पास, पैरेललोग्राम A B C and D, ये एक पैरेललोग्राम है आपके पास,
ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले, फिर उसके बाद इसे करते हैं सॉल्व, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराग्राम, पैराग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल होज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, लेंथ भी इक्वल होगी। ठीक है, जिस तरह अगर ये फर्ज किया 10 सेंटीमीटर है तो ये भी, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी, अभी इसने ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखें ए बी उसने बताया हुआ है, ये साइड ए बी है, ए बी आपके पास उसने 10 सेंटीमीटर, अभी ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, तो ये साइड 10 सेंटीमीटर है तो ये डीसी भी आपके पास 10 सेंटीमीटर होगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल, ये जिस तरह एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन 2 और 3 है ना, वो पैराग्राम से है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेलल, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये जब आप इसे डायगोनल बनाएंगे तो एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी कट कर देंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन भी है इसकी, पैराग्राम की डेफिनेशन आए ना, अगर आपको 2 मार्क्स की आ सकती है, पहले जो पुरानी 9 थी उसमें अक्सर आ जाती थी पैराग्राम की डेफिनेशन, तो आपने लिख लेना, पैराग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल होज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, इट और इट एडजस्टेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होता है ऐसे एंगल जिनका सम इक्वल टू 180 डिग्री होता है। किसके इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री के। ये भी बताऊंगा अभी क्वेश्चन नंबर 3 में। द डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ, और ठीक है। और रेक्टेंगुलर होता है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मैंने बता दिया था। रेक्टेंगुलर होती है ऐसी शेप जिसमें ये इसी पैराग्राम की तरह की होती है, पर उसमें सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। और डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं और वहां पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। ऑल साइड्स आर अगे रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी रोम्बस की डेफिनेशन है। स्क्वायर क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। कितने के इक्वल होते हैं, और ऑल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल, और एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है, चलें। इसमें ना एक ये कॉन्सेप्ट है टेसिलेशन, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जब कराऊंगा साथ उसके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि इन पैराग्राम ए बी सी डी, एक पैराग्राम है ए बी सी डी हमने बना लिया, एक डायग्राम पैराग्राम ए बी सी डी हमने बना लिया है। मैयर ए बी, मैयर ए बी उसने बता दिया 10 सेंटीमीटर, और मैयर ए डी, ये वाला ए डी आपके पास उसने बता दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद कह रहा है एंड मैयर एंगल बी ए डी, बी ए बी ए डी, ये वाला एंगल 45 डिग्री। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी, एक ट्राइंगल उसका इसका ना आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैराग्राम, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैराग्राम ए बी सी डी का आपने एरिया फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये वाला एंगल है ये 45 डिग्री का, ये वाला, ठीक है। ये उसने बी ए डी, बी ए डी हमने वो थोड़ा सा आगे पीछे शायद बना लिया, ये इस तरह बन जाएगी डायग्राम, ए बी
सी डी, ये इस तरह बन जाएगी। ठीक है, तो ए डी आपके पास ये है, ये आपके पास सेम साइड, यहाँ पे जो साइड अभी बताया था ना, तो इक्वल होंगी, ये वाली इसके इक्वल है। तो ये एंगल है बी ए डी, तो अगर ये 45 का तो अपोजिट एंगल भी 45 का होगा, अपोजिट एंगल भी 45 का होगा। तो यहाँ पे हमने ना इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये इस तरह इसे ये इसके साथ ज्वाइन करते हैं, ये आपके पास राइट एंगल बन गया। यहाँ पे आपके पास राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, यहां से हम ये वाली साइड फाइंड करेंगे। ऐसे हमने ए कर लिया, बी ए फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? बी ए फाइंड करेंगे। आपके पास बेसिकली फार्मूला होता है, पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखें आपके पास बेस तो है, ये देखें बेस, ये जो 10 सेंटीमीटर है ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, बेस तो है, हाइट नहीं है आपके पास। ये देखें ये वाली साइड गिवन है, ये हाइट नहीं है, हाइट ये है, हाइट ये है। तो सबसे पहले आप हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, बी ए हाइट फाइंड करेंगे, देन आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। अब आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल है, इसके सामने हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है। आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? और एंगल गिवन है, तो क्या अप्लाई करेंगे? परपेंडिकुलर, जिसमें आपके पास हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हो, कौन सा एंगल अप्लाई करेंगे? साइन थीटा। कौन सा अप्लाई करेंगे? साइन थीटा अप्लाई करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन एंगल आपके पास 45 डिग्री है। पी आपके पास बी ए आपने फाइंड करना है, बी ए आपने, और हाइपोटेनस आपके पास 6 सेंटीमीटर है। क्या है? 6। साइन 45 बताएं क्या वैल्यू आई है? स्क्वायर रूट 1/√2 है ना, ये 6 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताएं जी एग्जैक्ट वैल्यू बताएं। बी ए आपके पास आ गया, हाइट यानी कि आ गई, क्या वैल्यू आ गई? ये 6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 कर दो यार, 6 स्क्वायर रूट 2 आ गया ना। आप आगे कर लेते हैं इसे। अब आपने क्या फाइंड क्या करना है? एरिया फाइंड करना है ना। ये साइड आ गई आपके पास 6/√2 आ गया। आपने फाइंड करना एरिया, ये फार्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूला याद रखिएगा। बेस आपके पास क्या है? बेस क्या है आपके पास? 10, और हाइट आपने अभी फाइंड किया है 6/√2। बताओ क्या वैल्यू आ गई? इससे 6 से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करवा दो। है 30, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है? इसे कोई मसला तो नहीं है इसमें। चले क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह ही है, इसी से रेलिवेंट है। ये देखिएगा, कह रहा है कि इन पैराग्राम ए बी सी डी, एक पैराग्राम है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पैराग्राम है, हम बना लेते हैं जी पैराग्राम। पैराग्राम ए बी सी एंड डी आपने बना ली। ये एक आपने पैराग्राम बना ली। कह रहा है कि इन पैराग्राम मेजर एंगल डी ए बी 70 डिग्री है। ए बी सी एंड डी, डी ए
बी, डी ए बी। ये डायग्राम उसने ना इस तरह बनाई होगी, फिर ऐसे ए बी सी डी, क्योंकि आपके पास ये देखो ना, ये एंगल का हिसाब रखना होता है आपने। ये एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है और ये बड़ा है। तो आपके पास 70 का ये एंगल कितना है, डी ए बी आप उसने बता दिया हुआ है 70 डिग्री। कितना बता दिया हुआ है, 70 डिग्री। डी ए बी क्या बता दिया हुआ है, 70 डिग्री। एंगल डी ए बी इक्वल टू है 70 डिग्री। क्या है, 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन अ पैराग्राम। बकाया आपने एंगल फाइंड करने हैं। बकाया एंगल आपने कौन सा फाइंड करना है, ये ए आपके पास गिवन है, बी सी और डी आपने फाइंड करना है। एंगल बी सी एंड डी। ये देखो ना, जहां पे ये एंगल है ना, ये एंगल का साइन है डी ए बी। जो दरमियान में वैल्यू होती है ना, वहां पे एंगल होता है। यहाँ पे कहाँ पे है, ए पे। कहाँ पे है, किस कॉर्नर पे एंगल है, ए पे। तो ये एंगल ए पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लिखेंगे सी बी ए या ए बी सी तो बी पे बनेगा। ठीक है, अगर हम करेंगे बी सी डी तो सी पे बनेगा। अगर ए डी सी करेंगे तो डी पे बनेगा। ये याद रखिएगा। क्लियर है। अब आपने बकाया तीनों एंगल बी सी एंड डी फाइंड करने हैं। एंगल ए आपके पास गिवन है। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, अभी आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, अपोजिट्स एंगल इन अ पैराग्राम अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, इसका मतलब है, मैं ये लिख रहा हूं यार, मैं पूरी वैल्यू नहीं लिखूंगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल ए 70 डिग्री है, तो एंगल सी भी आपके पास 70 डिग्री। सी आ गया आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, सी डिग्री आ गया। आप भी इसी तरह कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के। अब आपके पास दोनों में से कोई एंगल नहीं है, दोनों में से कोई एंगल नहीं है, तो अब आप फाइंड कर लेंगे। पहले कोई एक एंगल हो आपके पास हो तो दूसरा फाइंड हो जाएगा, कोई एक एंगल हो तो दूसरा। इसे करने के दो मेथड हैं, एक आपके पास लेंथी मेथड है, एक शॉर्ट सा मेथड है। लेंथी मेथड क्या है, आपको पता है कि पैराग्राम में चारों एंगल का सम कितने आता है, 360 डिग्री। कितने इक्वल होता है, तो आप कर लें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी करें तो 360 के इक्वल करके सम करके सॉल्व कर लें। ठीक है ना, एक वो मेथड है। और एक आपके पास अभी बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि स्ट्रेट एंगल कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी, ये एंगल ए और एंगल बी का सम इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल है जी, एक ही लाइन पर वाक्य है, ये स्ट्रेट लाइन पर वाक्य है ना। ये एंगल ए और एंगल बी आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों का सम कितने के इक्वल आ गया, 180 डिग्री। एंगल ए आपके पास गिवन है 70 डिग्री, तो एंगल बी आपके पास आ जाएगा। तो एंगल बी आपके पास 180 माइनस 70 डिग्री प्लस और इधर के, तो एंगल बी इक्वल टू आ गया, क्या वैल्यू आ गई, 110 डिग्री। एंगल बी आपके पास क्या आ गया, तो अभी हमने पढ़ा है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल, ये देखें एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू है 110 डिग्री। समझ आ गई है, चारों एंगल आ गए, ये दोनों आपके पास एंगल आ गए, ये भी 110 डिग्री और ये भी। समझ आ गई या नहीं आई, किसी का मसला। ये आपके पास दो आंसर है, एक आंसर ये है और एक आंसर चारों एंगल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 110 डिग्री। चलें यार स्टूडेंट्स, इधर देखें यार, इधर देखें। हमने क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हमें कुछ चीज़ें, ये एक नया कंसेप्ट जो है वो पढ़ना है टेसिलेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़नी है। कंसेप्ट है टेसिलेशन। क्या होता है टेसिलेशन, होता है कि ये देखिएगा, डेफिनेशन पहले पढ़ता हूँ फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ।
टेसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग अ फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा। एक जिस तरह ये आपके फ्लोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आपने अक्सर विंडोज में देखा होगा कि वहाँ पे डिज़ाइन बने होते हैं, देखे हैं ना, विंडोज में डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट डिज़ाइन बने होते हैं। फ्लोर्स पे देखते हैं, फ्लोर्स पे टाइल्स लगी होती हैं, टाइल्स में डिफरेंट तरह के वो डिज़ाइन बने होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हॉल्स वगैरह, शादी हॉल्स में जाते हैं आप लोग, या मॉल्स वगैरह में जाते हैं, जो आपका मार्बल्स लगे होते हैं उसमें आपके पास सर्कल में डिज़ाइन भी होते हैं, ठीक है ना, और डिफरेंट तरह की शेप्स है, स्क्वायर बने होते हैं या ट्राइंगल्स टाइप भी बने होते हैं, डिज़ाइन बने होते हैं, और स्क्वायर को वो डायगनली एडजस्ट करके भी बनाए होते हैं डिज़ाइन, ठीक है ना। अक्सर आपने डिज़ाइन देखे होते हैं, जो अक्सर आपने फ्लोर्स में देखे होते हैं, जो मॉल्स वगैरह, या आप कहीं फार्म हाउस वगैरह पे जाते हैं, या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, या हॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो देखते हैं डिफरेंट तरह के डिज़ाइन फ्लोर पे आपको नज़र आते हैं, ठीक है। वो एक ख़ास सिमेट्री से, एक ख़ास पैटर्न से बने होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा उनमें कोई गैप भी नहीं होता, ठीक है ना। और डिज़ाइन में देखे ना आपने, ये तो नहीं देखा होगा फर्श में जहाँ पे वो लगा हुआ है, फ्लोर पे वो लगा हुआ है, ठीक है ना, तो फर्श कहीं पे लगा हुआ है, कहीं पे नहीं लगा हुआ है, वो सारा एरिया कवर होता है, ठीक है ना। यही कह रहा है, टेसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग अ फ्लैट सरफेस यूजिंग अ वन और मोर जियोमेट्रिक शेप। वन और मोर जियोमेट्रिक शेप, आपके पास सर्कल हो सकते हैं, आपके पास स्क्वायर हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ट्राइंगल हो सकती हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी शेप्स, कोई भी शेप हो सकती है जिससे आप जोड़ के कोई आप एक डिजाइन बना सकते हैं, समझ आई है। और वो उन्हें ज्योमेट्रिक शेप्स को हम टाइल्स का नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, ये देखो ना, जिस तरह हमारे ये रूम में लगी हुई टाइल्स लगी हुई हैं, ये स्क्वायर शेप में टाइल्स लगी हुई हैं, तो ये है तो स्क्वायर, पर इसे हमने नाम क्या दिया हुआ है, एक टाइल, ठीक है। तो विद नो ओवरलैप्स एंड नो गैप, उनमें देखो ना, ये देखो अब हमारे ये रूम में लगी हुई टाइल लगी है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, ओवरलैप होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, देखें सारी एक खास सिमेट्री से हैं और दरमियान में कोई गैप भी नहीं है, ओवरलैप भी नहीं कर रही। ओवरलैप का पता चल गया ना क्या होता है, ये देखें ना, दो चीजें हैं ओवरलैप, आप सेट वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये देखें ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर, ये देखें ये ओवरलैप है, ओवरलैप भी नहीं करते और इनके दरमियान कोई गैप भी नहीं होगा। जिस तरह एक स्क्वायर शेप है, फर्ज किया ये एक स्क्वायर शेप है और एक ये हो गया, इनके दरमियान गैप है, पर इनके दरमियान गैप जब टेसलेशन करेंगे तो दरमियान में गैप भी नहीं होगा। क्लियर है, टेसलेशन की डेफिनेशन समझ आई है। आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, देखिएगा सब लोग, पेज नंबर 179 के बिल्कुल लास्ट पे, ये देखो रेगुलर टेसिलेशन, रेगुलर टेसिलेशन, ये देखें एक हेक्सागोन फिगर है, ये देखें, ये देखिएगा ये डायग्राम बनी हुई है, ये देखें, आप देखें ना, उनके वो उन्होंने टाइल्स को शेप्स को ऐसे जोड़ा हुआ है, दरमियान में कोई गैप भी नहीं है और एक खास सिमेट्री से वो चल रही हैं, नजर आ रही है, ठीक है। ये टेसिलेशन है, ये क्या है, समझ आ गई है। ये अब आपके पास ये देखें, दिस शेप फिट टुगेदर परफेक्टली लाइक पजल पीसेस। आपने अक्सर पजल आपके पास होती थी बचपन में, आप यूज करते थे पजल, और वो आप उसे सेट करते थे और वो बिल्कुल एक्यूरेट तस्वीर बनती थी, पिक्चर की बनती थी ना एक्यूरेट। आपने वो कोई ट्री बना लेते थे या कोई वो कार्टून आ जाता था, मिकी माउस आ जाता था, किस तरह के कोई ना कोई वो ट्विटी आ जाती थी आपके पास, बचपन में आपने देखे ही होंगे, आपने किया होगा, पजल करते हैं ना सॉल्व। जब आप सॉल्व करते हैं और सारी टाइल्स आपस में उसे आप जो भी हैं उनके वो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट थे जो भी जिससे भी बनाते हैं, वो जब बस आप उसे जोड़ते हैं खास सिमेट्री से, तो उनके दरमियान में कोई भी गैप भी नहीं होता और सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ऐसे ही है ना, ये भी इसी तरह ही है, वो बेसिकली टेसिलेशन ही है, समझ आ गई है। तो है अच्छी तरह फिक्स हो जाती है, ठीक है ना, उनमें दरमियान में गैप भी नहीं होता और ओवरलैप भी नहीं करते। अच्छा, इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिपीटिंग पैटर्न होता है, सेम पैटर्न यानी कि रिपीट हो रही होती है बार बार चीजें, देखें जिस तरह डायग्राम में था, एक ही डायग्राम बार बार रिपीट हो रही है। अगर दो पैटर्न होंगे, जिस तरह आपके पास एक क्वेश्चन है, आप रिव्यू एक्सरसाइज पे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज में एक
क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी एक डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पे देखें, एक आपके पास हेक्सागोन है, वो उसने 6 स्क्वायर्स बनाए हैं, 6 ट्राइंगल्स बनाई हैं। ठीक है, ये देखो ना, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स को मिला के आपने उसे बनाया, तो एक खास, ये देखें, एक डायग्राम बन गई है, एक खास पैटर्न बन गया। अब देखो सारी डायग्राम एक खास पैटर्न पे ही चल रही हैं, समझ आ रही है? ये देखें, तो ये की फीचर इनका क्या है, रिपीटिंग पैटर्न होते हैं, पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं, नो ओवरलैप, कोई भी ओवरलैप नहीं होता, नो गैप, उनमें दरम्यान में गैप भी कोई नहीं होता। ऑफन यूज रेगुलर और सेमी रेगुलर पैटर्न्स, पॉलीगॉन्स। आपके ना सिलेबस में रेगुलर और इररेगुलर है, रेगुलर और इररेगुलर। ठीक है, रेगुलर क्या होते हैं? रेगुलर टेस्लेशन होते हैं मेड यूजिंग द ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स, एक ही तरह की, सिर्फ एक ही टाइप की पॉलीगॉन, जिस तरह आपकी वो बुक में डायग्राम बनी हुई है उसका। ये देखें, ये वाली डायग्राम है, जो ये वाली डायग्राम है, ये देखें, इसमें एक ही तरह हेक्सागोन है, सारी सारी हेक्सागोन को मिला के आपने एक ही टाइप के सारे वो बनी हुई है, ये रेगुलर है। ठीक है, ये आपके पास ये जो आंसर में है ना, ये देखें डिफरेंट है, 2 या 2 से ज्यादा बनी हुई है। ठीक है ना, ये भी रेगुलर शेप्स के बाद बनी हुई है, पर रेगुलर में एक ही तरह की शेप होगी। ठीक है, और इररेगुलर में इररेगुलर पैटर्न होती है यूजिंग शेप डेट आर नॉट रेगुलर पॉलीगॉन, जो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होती उनको आपने उनसे जो आपके पास डायग्राम बन जाएगी उन्हें कहते हैं इररेगुलर टेस्लेशन। आपने एक वो देखा, पाइनएप्पल देखा होगा, पाइनएप्पल की सिमेट्री देखी है ना, वो सारे एक ही जैसे बने होते हैं, उनमें गैप भी नहीं होता, देखा ना? तो ये भी वो टेस्लेशन है। वो क्या है? जो पाइनएप्पल का वो बाहर वाला खोल होता है ना, वो टेस्लेशन है। समझ आ गई टेस्लेशन की? किसी को मसला? अच्छा, ये आपकी बुक में से मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करा देता हूं। देखें, a tessellation is a pattern of shape that fit together perfectly without any gap or overlap covering a plane। ठीक है, यहाँ पे ना, अच्छा, वो टेस्लेशन जो बनेगी ना, आपके पास टेस्लेशन कंप्लीट करने के लिए जो आपके पास एंगल रिक्वायर्ड होएगा ना, एंगल जो रिक्वायर्ड होगा वो हमेशा 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री से कम का एंगल नहीं होगा। यो जितने भी आप पैटर्न बनाएंगे ना, जो पैटर्न बनेगा वो उसका एंगल 360 डिग्री का ही बनेगा। कितने का बनेगा? 360 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि अगर 360 डिग्री का नहीं होगा तो उसके दरमियान गैप आ जाएगा। ठीक है ना, जब तक वो एंगल परफेक्टली 360 होगा तो उसमें दरमियान में कोई गैप नहीं होगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपको मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी टेस्लेशन से, उससे ही होना है। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, 9.4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। A shape is created by cutting a square। A shape is creating by cutting a square। एक स्केयर आपके पास डायग्राम होती है, ये देखें, ये स्केयर होती है, जिसके ये देखें चारों साइड से बराबर होती हैं, जिसकी चारों साइड से बराबर होती है और चारों एंगल 90 के होते हैं। ये भी 90 का एंगल, ये याद रखना, ये भी 90 का है, ये भी 90 का, और ये भी, चारों एंगल 90 के होते हैं। ठीक है, समझ आ गई शेप की? ठीक है, उसके बाद देखें, हम कह रहे हैं कि a square is half created by cutting a shape is creating by cutting a square in half diagonally। ठीक है ना, आपने ये स्क्वायर को ना हाफ डायगोनली कट कर लेना है। क्या कर लेना है आपने? हाफ डायगोनली कट कर लिया, यानी कि यहां से आपने कट कर लिया, ये देखें, ये। ठीक है, जिससे आपके पास 2 ट्राइंगल्स बन गई। कितनी ट्राइंगल्स बन गई? 2 ट्राइंगल्स। ये देखें, एक ट्राइंगल ये बन गई, ये देखें, ये वाली, ये आपके पास राइट एंगल है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं इसे भी। एक ट्राइंगल आपके पास ये बन गई। ठीक है, ये आपके पास राइट एंगल है। अगर ये 90 के एंगल थे ना, ये कितने का था? 90 का एंगल था, ये भी। तो जब हाफ उसे कट किया तो कितने का एंगल रह गया? 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री।
इसी तरह ये भी 45 डिग्री, और ये भी, और ये 90, और ये 90। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस ऑफ ईच हाफ, इनके हाफ से आपने एक राइट एंगल, वो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल अटैच करनी है। एक्सप्लेन दिस टाइप, दिस शेप कैन टेसिलेट एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप, और आपने उसके न्यू शेप के भी इंटीरियर एंगल आपने फाइंड करने हैं। ये देखिएगा, इसे एक्सप्लेन करना है हमने एग्जांपल से। ये देखें, अच्छा ये देखें, वो कह रहा है कि जो एक नई ट्राइंगल है, इसे हम सीधा कर लेते हैं जी। ये देखें, ये ट्राइंगल बन गई, ठीक है। ये आपके पास 90 का एंगल, ये 45 का एंगल, और ये वाली ट्राइंगल को हम ऐसे लिख लेते हैं, ये इसके साथ अटैच कर देते हैं ऐसे। ये आपके पास आ गई ये। और एक आपने नई राइट एंगल ट्राइंगल जो इसके साथ अटैच करनी है हाइपोटेनस के साथ, तो आपके पास ये देखें, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये देखें, ये और ये आपके पास, ये देखें, ये 90 का एंगल, ये आपके पास 45 का एंगल, ये भी 45 का एंगल, ये भी 45 का एंगल, और आपके पास इस साइड पे भी 45 का एंगल, और ये भी 45 का एंगल। क्लियर है? ये देखें, ये एग्जैक्टली वो टेस्लेट हो गई है। अभी एक्सप्लेन करते हैं इसे। ये देखें, आपके पास है उसने स्टेप, यानी कि आप देखें एक स्क्वायर है, उसे 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स ही हैं, हर साइड आपके पास 90 डिग्री की है, ठीक है। 4 इक्वल साइड्स हैं, इक्वल एंगल एच ऑफ 90 डिग्री। बता दिया आपको। कट द स्क्वायर डायगनली, आपने उसे डायगनली कट कर लिया। व्हेन यू कट अ स्क्वायर डायगनली कॉर्नर टू द अपोजिट कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक से आपने कट कर लिया। यू गेट 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, मिल गई 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। आइसोस्केल, आइसोस्केल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें 2 साइड्स बराबर और तीसरी डिफरेंट होती हैं। तो अब देखिए 2 एंगल बराबर हैं, 2 एंगल बराबर हैं, तो तीसरा डिफरेंट है। तो 2 एंगल बराबर है, इसका मतलब 2 साइड्स भी बराबर होंगी, तो ये आइसोस्केल है। ये दोनों कौन सी ट्राइंगल्स हैं? आइसोस्केल ट्राइंगल है। 2 right angle isosceles triangle. Each triangle has 1 right angle and 2 equal 45 angles. So now you have a triangle are 90 degree, 45 degree, 45 degree. Triangle B same as, ठीक है ना, दोनों ट्राइंगल आपके पास एक जैसी होगी। ये आपने एक्सप्लेन करना है सारा। फिर उसके बाद आपने इससे जो अटैच करनी है एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखें, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल अटैच की है, उसके साथ एक और अटैच आ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस, उसके हाइपोटेनस के साथ हमने अटैच कर दी। नॉट टेक अ सेपरेट राइट एंगल ट्राइंगल, कुड बी 45 45, यानी कि आइसोस्केल सेम 45 45 और 90 डिग्री की ले ली। द हाइपोटेनस ऑफ ईच ट्राइंगल एंड अटैच इट टू द लॉन्ग साइड द हाइपोटेनस ऑफ द ईच ट्राइंगल। ये आपने उसके अटैच कर दिया हाइपोटेनस के साथ। समझ आ गई है? क्लियर है? फिर उसके बाद दिस क्रिएट अ न्यू शेप दैट लुक्स लाइक अ बेंट एरो और काइट। ये इस तरह आपके पास ये शेप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखे ना उसने, ये देखिए अगर हम इसे इस तरह कर लें, ये आपके पास एक राइट एंगल है, ठीक है, और ये जो आपने अटैच की है साथ ये वाली राइट एंगल है, इस तरह बन जाएगी। ये आपके पास, ये देखें, यहाँ पे आपके पास राइट एंगल है, यहाँ पे आपके पास राइट एंगल है 90 का एंगल, राइट, ठीक है। और ये आपके पास 45 का एंगल, ये भी 45 का एंगल, ये भी 45 का, और ये भी, ठीक है। ये काइट की शेप की बन गई है। पतंग देखी है ना आपने? चले अच्छा, अब हम इसे क्या करें, टेसिलेट कैसे कहेंगे? देखिए, द ओरिजिनल ट्राइंगल फिट विद द अदर अराउंड इट परफेक्टली। ये देखिए, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसके साथ वो दूसरी ट्राइंगल अटैच होगी परफेक्टली, दरमियान में कोई गैप नहीं है। एडिंग द सेम ट्राइंगल टू एच कीप द एंगल कंसिस्टेंट। आपने एंगल को भी साथ देखें, ये 45 45, ये 45 के साथ 45 और 90 के सामने 90 आ गया,
एडिंग उसके बाद द एंगल्स साइट एड अप नियरली सो दे कैन टाइल अक्रॉस अ प्लेन विद गैप और ओवरलैप, यानी कि वो कोई भी गैप और विदाउट है, कोई भी गैप और ओवरलैपिंग नहीं हो रही उसमें। फॉर एग्जाम्पल इट शेप, ठीक है, चारों कॉर्नर आपके पास ये भी देखो 45 प्लस 45 90, 45 प्लस 45 90, 90 90, टोटल आपके पास 360 हो गया। टोटल क्या हो गया आपके पास 360 हो गया। तो अब उसने सेकंड रिक्वायरमेंट थी, देखें उसके पास उसने कहा हुआ है कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप। न्यू शेप के आपने इंटीरियर एंगल भी फाइंड करने हैं जो नई शेप बनी है। देखें कैलकुलेशन ऑफ वो जो उसके एंगल्स हैं, ओरिजिनल ट्राइंगल 90 45 45 है, एट द ट्राइंगल वो भी 90 45 एंड 45 है। द एंगल दैट टच आफ्टर अटैचिंग 45 प्लस 45, ये देखो ये 45 प्लस 45 ऐड होके क्या बन गया आपके पास 90 डिग्री। सो न्यू कॉर्नर इज 90 डिग्री, ये न्यू कॉर्नर क्या हो गया, तो टोटल आपके पास क्या हो गया 360 डिग्री। मैथमेटिकली भी ये प्रूव हो गया। समझ आई या नहीं आई? आपका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसे अपने डायग्राम के हिसाब से समझ आई या नहीं आई आप लोगों को, किसी को मसला है इसमें? ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई मसला नहीं इसमें। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इजी है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। आ टेसिलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप, एक शेप से वो रिफ्लेक्ट कर रही है। द बेसिक शेप इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी उसने बता दिया है विद साइड्स ऑफ लेंथ 3 4 एंड 5 यूनिट्स, यानी कि ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसके आपके पास बेसिक शेप्स हैं। ये आपके पास जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनस है, ठीक है ना, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी। क्लियर है? चलें, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस नीड टू क्रिएट अ टेसलेशन दैट कवर अ स्क्वायर एरिया स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर यूनिट, यानी कि वो जो एरिया कितना है, टोटल एरिया 3600 स्क्वायर स्क्वायर यूनिट आपने वो जो कवर करेगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट से आपके पास 3600 स्क्वायर यूनिट उसने एरिया कवर करना है। कितना एरिया कवर करना है? खत्म है यार। सबसे पहले आप इसका देखो, इसका फाइंड कर लेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें और इस टोटल एरिया को उस ट्राइंगल के एरिया पे डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगी। टोटल जो रिक्वायरमेंट हमारी के टोटल नंबर ऑफ, हमने क्या फाइंड क्या करना है, देखो मिनिमम नंबर ऑफ, find the minimum number of reflective reflection needed to create a tessellation। रिफ्लेक्शन यानी कि ट्राइंगल्स, रिफ्लेक्शन कौन सी है, ये ट्राइंगल की रिफ्लेक्शंस है ना, ट्राइंगल्स मिलकर डिफरेंट ट्राइंगल्स मिलकर शेप्स, इस तरह ये देखो हमारे पास ये एक ये हो गई, फिर साथ इसके उसने ये एक और अटैच कर ली इस तरह, फिर ये अटैच की ऐसे अटैच कर ली, फिर ये ऐसे अटैच कर ली, ये इसी तरह वो कंटिन्यू करेगा। तो अब वो कह रहा है कि मिनिमम कितनी उससे ट्राइंगल्स चाहिए, कितनी शेप्स चाहिए। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास होता है, आपके पास फॉर्मूला था हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या अल्टीट्यूड, बेस या हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड भी हाइट को कहते हैं, ठीक है। अब देखें हाफ बेस आपके पास क्या है इसकी, ये नीचे वाली बेस है 3 और हाइट इसकी ये है 4, तो 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट है। ये इसका एरिया कितना ये कवर कर रही है, स्क्वायर 6 स्क्वायर यूनिट कवर कर रही है। तो अब हमने फाइंड करना है कि कितनी ट्राइंगल्स हमें चाहिए, कितनी हमें रिफ्लेक्शंस चाहिए, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, नंबर ऑफ, समझ आई या नहीं आई? किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले, खत्म हो गया क्वेश्चन। टोटल एरिया डिवाइड बाय
एरिया कवर्ड बाय ट्राइंगल। टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया कवर्ड बाय ट्राइंगल। टोटल एरिया आपके पास कितना है 3600 स्क्वायर यूनिट, और इसने कितना कवर किया है 6 स्क्वायर यूनिट। डिवाइड करो इसे इस पे 600 ट्राइंगल्स आपको चाहिए। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी चाहिए आपको 600। कितने चाहिए 600। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है वो भी। वो कह रहा है कि अ टेसलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन। किससे यूज कर रहे हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन आपके पास 6 साइडेड ये इस तरह की शेप होती है। अभी आपको बताया भी था, वो शेप भी दिखाई थी, ये इस तरह की शेप बन जाती है हेक्सागोन की। ठीक है 6 साइडेड। each hexagon has a side length of 5 सेंटीमीटर। हर किसी की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है हर साइड की। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेसलेशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन। ठीक है नंबर ऑफ हेक्सागोन कितनी है 25। नंबर ऑफ हेक्सागोन कितनी है आपने फाइंड क्या करना है टोटल एरिया। टोटल एरिया ये 25 हेक्सागोन का अगर साथ साथ जोड़ा जाए तो टोटल एरिया कितना वो बनाएगी। एंड टोटल एंड द टोटल पैरामीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसलेशन। और वो टेसलेशन का आउटर आपने वो पैरामीटर भी बताना है। अज्यूमिंग इट इज अ परफेक्ट हेक्सागोन। परफेक्ट हेक्सागोन है। ठीक है परफेक्ट हेक्सागोन क्या होती है जिसकी सारी साइड्स और चार सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। क्लियर है। अब आपके पास सबसे पहले आपने हेक्सागोन का एरिया फाइंड करना है। मैंने पूछा था हेक्सागोन का आपको एरिया लिखवाया था, क्या था एरिया हेक्सागोन का एरिया ऑफ 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 एस स्क्वायर। साइड्स है जितनी भी जो साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 एस। आपके पास क्या है एक साइड क्या है आपके पास 5 का स्क्वायर कर दें 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इंटू 25। बताएं क्या वैल्यू आई है ये जल्दी से बताएं जल्दी से। हैं 64.95। ये एक हेक्सागोन का एरिया है। कितने का एरिया है एक हेक्सागोन का। अब आपने कितने हेक्सागोन अप्लाई वो मिलके एक फ्लोर बनाएंगी 25। कितनी बनाएंगी 25। तो एरिया ऑफ 25 यानी कि ये ऐसे करेंगे तो टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा एक हेक्सागोन 64.95 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 से तो 25 से 25 हेक्सागोन है ना तो 25 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। बताएं क्या है ये हैं 16.8 ये सेंटीमीटर था ये। ठीक है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ आ गई है। अब इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है पैरामीटर। क्या फाइंड करना है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर होता है सारी साइड्स का सम। अब उसने कहा हुआ है परफेक्टली हेक्सागोन है। ये देखें ना उसने लिखा हुआ है ये देखें क्या लिखा हुआ है ये देखें अज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागोन है। परफेक्ट हेक्सागोन है यानी कि वो सारे अब 25 हेक्सागोन है ना टोटल। तो ये देखें ये आपके पास ये 25 है इस तरह एक हेक्सागोन 2 3 4 5 फिर ये 1 2 3 4 5
ये देखें 5 5 जा 25, ये इसी तरह आ जाएगा, ये एक परफेक्टली हेक्सागोन, ये इस तरह एक शेप बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। एक साइड पे जाने के लिए ये देखिए, समझ आई या नहीं आई? क्लियर है ना? तो अब पैरामीटर फाइंड करते हैं। पैरामीटर आपके पास एक हेक्सागोन का साइड्स कितनी होती हैं? 6 साइड्स हैं। ठीक है, कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। और आपके पास क्या नाम है इसका, ये 5 इधर, यानी कि ये देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 5 एंड 5, टोटल कितना हो गया? यानी कि 5 5 जा 5 5 5 जा, एक साइड आपके पास ये आ जाएगी 5 5 जा 25 है ना, और इससे नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बन जाएगा? 150 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं आएगा, सेंटीमीटर है, एरिया सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर है? समझ आई है? अच्छा, ये इस बॉक्स की नहीं समझ आ रही कैसे? मैंने बताया कि आपके पास ना, ये देखो डायग्राम इस तरह बनेगी, ये देखो इधर, देखो इधर बना रहा हूं मैं। ये देखो एक हेक्सागोन, ये आपके पास ये आपके पास ये आ गई, फिर नेक्स्ट आपके पास इसी तरह एक और अटैच हुई ये, ठीक है, ये फिर आपके पास ये इस तरह अटैच होंगी, ये आपके पास ये डायग्राम इसी तरह बनती रहेंगी। 5 इस तरह अटैच होंगी और 5 ही इस तरह अटैच हो जाएंगी। ठीक है, यही बताया आपको पास, पहली हेक्सागोन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर नीचे की तरफ भी 1 2 3 4 5, फिर इस तरफ भी 5, इस तरफ भी 5, यानी कि 5 5 हेक्सागोन मिला के एक बना रही है। तो ये टोटल एरिया यहां से यहां तक पांचवी तक कितना बन गया? 25 सेंटीमीटर। कितना बनेगा? एक हेक्सागोन 5 सेंटीमीटर की ना, तो टोटल कितनी बन गई? 25। टोटल कितनी बन गई? 25 इधर और 25, ठीक है ना, यानी कि एक साइड 25 बन गई, एक साइड। तो एक हेक्सागोन के कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास टोटल पैरामीटर आ गया। एक हेक्सागोन का तो 30 है ना, इसका 30 है, तो अब आपके पास 25 है, पर आपने उसे जोड़ दिया ना, साथ जोड़ दिया, अटैच कर दिया। जब अटैच कर दिया तो वो अब देखो ना, ये दो मिलके एक ही बन गई ना फिर। तो अब आपने टोटल एरिया देखना कितना कवर किया उसने। नहीं, 190 आंसर नहीं है आपका, 150 आंसर है, वो गलत है आपकी बुक में 190 वाला, 150 आंसर है। ठीक है, समझ आ गई है? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखें। आर रेक्टेंगुलर फ्लोर, यानी कि एक ऐसा, जिस तरह ये देखें हमारी क्लास की शेप भी रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। ये देखें, ये वाली साइड वो साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, रेक्टेंगुलर शेप है ना। तो यही देखें, क्लास को अपने जेर में रखें, ये क्लास को जेर में रखें। फर्ज किया क्या रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर बाय 15 मीटर, उसका क्या आपके पास लेंथ डायमेंशंस क्या है? ट्वेल्व मीटर बाय 15 मीटर। ये आपको ना, आप अक्सर आप लोग जब आप लोगों को ना, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, घर में अगर आपने कोई कहीं पे काम करवाना होता है तो मिस्त्री आपको कहता है कि ये मुझे एरिया, इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी, इसमें कितना वो यानी कि फर्श वगैरह के कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, कितने मीटर चाहिए, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप कमरे का एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपने उसका एरिया फाइंड करके, अब कितने मीटर की टाइल है, जिस तरह ये देखें, अब हम इसका ना एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर फ्लोर है ना, तो ये एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है। इसकी उसने डायमेंशन बताई हुई है, 12 मीटर बाय 15 मीटर, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 करें, क्या वैल्यू आ गई? है 180 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना एरिया आ गया रेक्टेंगुलर? इसका रूम का एरिया कितना आ गया?
180 मीटर स्क्वायर। अब उसने आगे क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स यानी कि जिसके साइड्स यानी कि स्क्वायर साइड सेम होती हैं, ठीक है ना, जिस तरह ये लगी हुई है स्क्वायर टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये स्क्वायर टाइल्स लगी हुई हैं एक जैसी ना सारी। तो अब देखें कि इस कमरे में कितनी टाइल्स, आप गिनने बैठेंगे कि ये कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, आप सिंपल करें, आप देखेंगे इसका एरिया कितना है, ठीक है, इसकी डायमेंशंस कितनी है, और आपने ये एक टाइल का साइज लें और आप उसे कैलकुलेट कर लें। जिस तरह उसने कहा हुआ है कि एक टाइल का साइज क्या है, हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड, एच 1 by 1 मीटर, हर टाइल कितने मीटर के इक्वल है, ठीक है, एरिया साइज ऑफ वन टाइल, ठीक है, साइज ऑफ वन टाइल 1 मीटर बाय मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, उसका साइज क्या है 1 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया साइज, 1 मीटर स्क्वायर की एक टाइल है, तो आपके पास कमरा कितना का 180 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है, आपके पास सिंपल है कि आपके पास 1 मीटर की अगर एक टाइल है तो 180 मीटर स्क्वायर का एक कमरा है, तो कितनी टाइल लगेंगी, 180 ही टाइल लग जाएंगी, क्योंकि आपके पास फार्मूला क्या होता है, ये तो मैंने वैसे बता दिया, इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर नीड द टू कवर द फ्लोर, कितनी टाइल्स आपके पास है, आपने उसने पूछा नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने का फार्मूला, नंबर ऑफ टाइल्स यानी कि कितने टाइल्स आपके पास रिक्वायर्ड होंगी, उसके लिए एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल, ये साइज यानी कि एरिया, साइज यानी कि एरिया, जो साइज टाइल का साइज या साइज ऑफ टाइल कर लें, साइज कर लें, ठीक है, एरिया क्या है आपके पास 180 मीटर स्क्वायर, और एक टाइल का साइज क्या है 1 मीटर स्क्वायर, तो कितनी टाइल्स चाहिए होंगी 180 टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए, समझ आ गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ जाएगा आपको, फर्दर क्लियर हो जाएगा, ये देखिएगा, उसने कहा है कि आ रेक्टेंगुलर वॉल, एक वॉल है, एक दीवार है, ठीक है, 10 मीटर टॉल एंड 120 मीटर वाइड, ये देखें उसने कहा है कि उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर हाइट है, और उसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर, 120 मीटर उसकी विड्थ है, उस पर उसने क्या लगाने के लिए कहा है, हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट, पेंट के कितने गैलन लगेंगे, अभी आपने पेंट करवाया ना ये, तो ये इसी तरह कैलकुलेट होते हैं, हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीड टू कवर द वॉल इफ 1 गैलन कवर 35 मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर करती है, ठीक है, एरिया ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसने कहा हुआ है कि आर रेक्टेंगुलर वॉल 10 बाय यानी कि एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ 10 बाय 120 मीटर, 10 बाय 1, एरिया फाइंड करना आ गया ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, ये आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर आ गया, एरिया कितना आ गया 1200 मीटर स्क्वायर है, हाउ मैनी गैलन्स ऑफ अ पेंट आर नीड टू कवर द वॉल इफ 1 गैलन कवर 35 मीटर, ये 35 लिखा हुआ है या 350, देखे यहाँ सबके बुक में 35 है, आंसर चेक करना क्या है, हैं नहीं यार, 1200 डिवाइड बाई 35 करो, हाँ हैं,
क्या आंसर क्या है? 35 गैलन्स। 1200 डिवाइड बाई 35 करें, क्या वैल्यू आती है? हाँ बस ठीक है। तो अब एक गैलन कितना एरिया कवर करता है? 35 मीटर स्क्वायर। 35 मीटर स्क्वायर वो एरिया कवर करता है। तो आपने फाइंड करना नंबर ऑफ गैलन्स, ये आपने फाइंड करना है। नंबर ऑफ गैलन्स आपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ गैलन्स के लिए, आपके पास सिंपल है, आपने खुद से बना लेना फार्मूला। ठीक है, अब आपके पास क्या है? एरिया ऑफ वॉल डिवाइड बाय एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन। एरिया 1 गैलन। एक गैलन कितना एरिया कवर करता है? टोटल वॉल का एरिया 1200 मीटर और एक गैलन आपके पास कितना एरिया कवर करता है? 35। तो क्या वैल्यू आ गई? 34। 34.28। यस, 28। 28 मीटर यानी कि गैलन ऑलमोस्ट उसने कहा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 35 गैलन्स, अप्रोक्सीमेटली 35। समझ आ गई है? किसी का मसला है इसमें? चलें क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। A rectangular wall has a length of 10 मीटर and width of 4 मीटर। एक रेक्टेंगुलर वॉल है, सेम उसी तरह यार, यही क्वेश्चन है सेम। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है। क्वेश्चन नंबर 9। A rectangular wall has a length of 10 meter and width of 4 meter. If 1 liter of the paint covers 7 meters, एक जो लीटर है ना पेंट वो 7 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। सेम यही क्वेश्चन है यार। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेंट आर नीड टू कवर द वॉल? कितना आपके पास पेंट चाहिए, लीटर पेंट चाहिए कि उसे वॉल का कवर करें। ठीक है, सेम एरिया ऑफ वॉल, पहले आपने वॉल, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल आपके पास उसकी लेंथ क्या है? लेंथ आपके पास 10 मीटर है और विड्थ आपके पास क्या है? 4 मीटर है। 10 बाय 4 मीटर की वो वॉल है, तो टोटल एरिया उसका बन गया 40 मीटर स्क्वायर। 40 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि इफ 1 लीटर ऑफ द पेंट, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर कवर कितना? 7 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है हाउ मैनी लीटर्स, यानी कि नंबर ऑफ लीटर्स आपने फाइंड करना है। नंबर ऑफ आपने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ लीटर्स आपने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। सेम यही फार्मूला यार आपके पास, नंबर ऑफ लीटर्स इक्वल टू है एरिया ऑफ वॉल डिवाइड बाय एरिया कवर्ड बाय 1 लीटर। वन लीटर, 1 लीटर में कितना एरिया कवर होता है? ठीक है, एरिया ऑफ वॉल आपके पास कितना है? 40 और 1 लीटर में कितना कवर होता है? 7। 40 डिवाइड बाय 7 करो, क्या वैल्यू है? 5.71। अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर आपके पास आपको पेंट चाहिए। समझ आ गई है? क्लियर है गधे? अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। ठीक है, कह रहे कि अ विंडो हैज अ ट्रेपेजॉइडल शेप। ट्रेपेजॉइडल शेप आपको बताई थी, इसी चैप्टर में बताई थी कि जिसमें 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी, इस तरह वो बनती है। ये देखें, ये एक साइड होगी और एक ये, और इन्हें आपने ये इस तरह ज्वाइन करवा देते हैं। ये ट्रेपेजॉइडल शेप होती है, ऐसी थी ना ट्रेपेजॉइड विद द पैरेलल लाइंस साइड्स आपके पास 3 मीटर। ये वाली बड़े वाली ये 3 मीटर है
और छोटे वाली 1.5 मीटर। छोटे वाली कितनी है? एंड हाइट ऑफ 2 मीटर। एंड हाइट उसकी कितनी है? ये वाली हाइट, यहां से ये वाली हाइट नहीं, ये वाली हाइट, ये उसकी हाइट कितनी है? 2 मीटर। कितनी है? समझ आई है? डायग्राम की समझ आ गई है? कह रहा है कि एक विंडो है जो इस शेप में है, ट्रेपेजॉइड शेप में है, ठीक है, जिसकी जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल साइड्स हैं, ये देखो ये वाली पैरेलल साइड्स हैं, एक 3 मीटर और एक 1.5 मीटर है, ठीक है, और उनकी हाइट कितनी है? 2 मीटर। यहां से यहां तक जो हाइट है वो 2 मीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ विंडो, यानी कि ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड करना है। ट्रेपेजॉइड का एरिया का फार्मूला तो आपके पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। दोनों जो पैरेलल लाइंस है ना, ये दो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों का सम ले लें और से 2 पे डिवाइड। ये वाला 2 नहीं, ये ज़हन में रखिएगा, ये वाला 2 नहीं है, ये फार्मूले का 2 है। ये वाला 2 हाइट है, ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये ना समझ लीजिएगा कि ये वाला 2 इस फार्मूले वाला आ गया। आप लोग है तो ऐसे ही है ना, निकम्मे। ठीक है, दोनों साइड का सम ये रखा 3.5 3 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2 करें और मल्टीप्लाई बाय हाइट, आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दिया, ये भी 2 है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया ये 2 से कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय ये करें तो 4.5 मीटर स्क्वायर, 4.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलें जी, आपकी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हो गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो लेक्चर है उसमें रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।